रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं? रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, मान लीजिए एयर से वाटर में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो क्या होता है कि लाइट रे जब एयर से वाटर में जाएगी तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, बेंड कर जाती है। मीडियम बदलने से लाइट का पाथ जो है मुड़ जाता है, लेकिन इसी वाटर में लाइट रे अगर सीधे जाएगी, नॉर्मल इंसिडेंस होगा, नॉर्मल के लॉन्ग जाएगी तो सीधे चली जाएगी ऐसे, तो ये तो रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ये रिफ्रैक्शन कहलाएगा कि नहीं? सेकंड वाला तो दोनों रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ये भी रिफ्रैक्शन है, ये भी रिफ्रैक्शन है। तो सिर्फ बेंडिंग ऑफ लाइट बोलने से रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये तो बेंड नहीं किया, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो बेंड नहीं किया, फिर भी ये रिफ्रैक्शन है ना। दोनों जो है फिगर, बोथ फिगर में रिफ्रैक्शन हो रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। दोनों अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये μ1 है और ये μ2 है। तो क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है। ये डेंसर मीडियम है एयर की तुलना में। सपोज ये एयर है और ये वाटर है, तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाए, वो डेंसर मीडियम कहलाए। तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2 हो जाएगा, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1। तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है और मिनिमम टाइम में लाइट रे ट्रेवल करना चाहती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इसमें स्पीड कम हो गया तो ऐसा पाथ सेलेक्ट करता है जिसमें कि टाइम कम लगे किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, उसके लिए अपने रास्ते को मोड़ता है, स्पीड बदल जाता है। स्पीड बदल रहा है मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ। तो ड्यू टू चेंज इन स्पीड, ये अपने पाथ से मुड़ती भी है और नॉर्मल जा रही है तो नहीं मुड़ी, लेकिन स्पीड चेंज हुआ। तो बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों में रिफ्रैक्शन हो। तो रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है? तो रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है? स्पीड चेंजेस, स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाता है। वेवलेंथ चेंजेस ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। Speed and wavelength changes during refraction. Speed and wavelength changes during refraction. Speed and wavelength changes during refraction. स्पीड चेंज हो जा रहा है दूसरे मीडियम में जाने से, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज किया, कलर भी नहीं चेंज करेगा। तब फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज किया, कलर नहीं चेंज करेगा। और फेज, जिस फेज में ये है उसी फेज में रहेगा। ये वाला वेव भी रिफ्रैक्टेड वेव। फ्रीक्वेंसी, कलर, फेज does not change during refraction. Does not change during refraction of wave. अब कोई भी वेव के लिए कंडीशन सही है, चाहे लाइट वेव हो चाहे साउंड वेव। तो इन फिगर, इस फिगर में दोनों रिफ्रैक्शन के एग्जांपल है। इसमें भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट बेंड नहीं हो रहा है फिर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है। तो जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो चेंज इन स्पीड होता है और उसी के लिए वो अपने पाथ को मोड़ती भी और नहीं भी मोड़ती है। नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो नहीं मोड़ेगी, तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स या when light ray propagates from one medium to another medium, from one medium to another medium, one medium to another medium, one medium to another medium, then due to change in speed,
speed and wavelength, it may bend at the surface, may bend it may bend in second medium known as refraction, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, ओके लिखिए तब इसको मिटाएंगे। तो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड करती है नॉर्मल से दूर या नॉर्मल की ओर, या नहीं भी बेंड करती है, नॉर्मल इंसिडेंस है, नहीं भी बेंड किया तो भी रिफ्रैक्शन कहलाए, क्योंकि स्पीड चेंज हो जाता है। स्पीड चेंज हो रहा है मतलब रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब इसमें हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन के लॉ को पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जान जाइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग दो तरह का डिफाइन करें, एक कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिलेटिव टू वैक्यूम, और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किसी भी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालें। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम लोग सबसे पहले इसको म्यू से दिखाते हैं, या एन से भी बहुत लोग लिखता है, एनसीईआरटी में एन से लिखेगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इट इज डिनोट, हम लोग डिनोट करेंगे म्यू से, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, एन से भी डिनोट कर सकते हैं आप म्यू। ये डिफाइन होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। उसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाएगा जिस मीडियम में ये स्पीड ऑफ लाइट, तो वैक्यूम में सी लिखते हैं, मीडियम में वी लिखते हैं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इक्वल टू सी बाय वी, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब दूसरे मीडियम में अगर आपको स्पीड निकालना है तो वैक्यूम में स्पीड डिवाइडेड बाय उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देते, इस तरह से वेलोसिटी हम लोग को निकल जाए। अब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है सारे वेवलेंथ के लिए वैक्यूम में वेलोसिटी सेम होता है, इज द स्पीड ऑफ लाइट, इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलते हैं इन वैक्यूम, एंड इट इज सेम, and it is same for all wavelengths, wavelengths of light, सारे वेवलेंथ के लिए सेम होता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम, and it is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नोट करके ओके लिखिए तो इसको मिटाएंगे। ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम का कहलाता है, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू वैक्यूम ऑफ ए मीडियम, म्यू इज द refractive index of a medium relative to vacuum, of a medium relative to vacuum, relative to vacuum, उसी को एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं।
नोट करके ओके लिखिए। आपने अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 1/रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये म्यू नॉट है हमारा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, निर्वात की चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी, और इन फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और बी को बोलते हैं हम लोग 1/म्यू डैश एप्सिलॉन डैश। म्यू चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दे दिया इसलिए इसका नाम म्यू डैश। तो म्यू का फॉर्मूला होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू दिए हैं, वो होगा सी बाई वी, ये हो जाएगा रूट म्यू डैश एप्सिलॉन डैश बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन। अब म्यू डैश को हम लोग बोलते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एप्सिलॉन डैश को बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। म्यू आर कहलाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता परमिएबिलिटी का होता है मतलब। और एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम। तो ये वाला आप लिख सकते हैं रूट अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का जो होगा ये रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों का प्रोडक्ट का रूट है। ऐसा हो गया, दोनों का प्रोडक्ट का रूट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसको नोट करके ओके लिखिए। आर आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला हो गया, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट और ये वेलोसिटी ऑफ वेव, लाइट वेव इन मीडियम, थोड़ा कम हो जाता है लाइट वेव इन मीडियम, मीडियम में लाइट का वेलोसिटी थोड़ा कम हो जाता है, तो इसको बोल सकते हैं सी बाई म्यू। म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है रूट एप्सिलॉन आर इनटू म्यू आर। इसको नोट करके ओके लिखिए तो आगे बढ़े। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसी के भी रिलेटिव में ले सकते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाई बी था, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में 1 होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में ज्यादा होता है मतलब v से, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा हो। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बताए हमें भी है सी बाई वी होता है। अब सी वी से ज्यादा होता है इसलिए म्यू का वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा हो। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। जैसे हम बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिलेटिव टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिलेटिव टू ग्लास बोले, रिलेटिव टू ग्लास,
इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिलेटिव टू ग्लास, ऐसे लिखे। तो ऐसा, तो इसका मतलब ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को बोलेंगे सी बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इन वाटर, सी बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इन ग्लास। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इन ग्लास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट वेव इन वाटर। मतलब refractive index of water relative to glass equal to refractive index of water by glass equal to इतना। तो आप देख रहे हैं म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अभी को फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ बोलते हैं, और आगे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा, तो वेवलेंथ ग्लास में लाइट का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, इसको वेवलेंथ ऑफ ग्लास बाय वेवलेंथ ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ भी होगा। उल्टा है, यहाँ वाटर है तो वेवलेंथ नीचे है, ग्लास है तो यहाँ वेवलेंथ ऊपर है। तो जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा, लाइट में मतलब जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका मीडियम में अलग अलग कलर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा, मीडियम में उसका वेवलेंथ अलग हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट करके ओके लिखिए। तो अभी तक जो पढ़ाए, जो लेट लतीफ आए हैं उनके लिए एक बार रिकैप कर देते हैं फटाफट, नहीं तो समझ में नहीं आएगा रिफ्लेक्शन। तो थोड़ा सा चीज ही बताए अभी, हम ज्यादा नहीं बताए हैं, तो उसको थोड़ा समझा देते हैं। तो देखिए, हमने बोला कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले 2 मिनट लगेगा। तो देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है ये बताया, जो लेट आए उनके लिए। हमने बोला लाइट रे अगर एक मीडियम से दूसरे में, ये नॉर्मल है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है या नॉर्मल से अवे चली जाती है, इधर जाना चाहिए इधर नहीं जाके इधर चली जाएगी। और परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल इंसिडेंस कराएंगे तो उड़ेगी भी नहीं, ऐसे चली जाएगी। अब ये मान लीजिए वाटर है, ऊपर एयर था, इधर वाटर है ऊपर एयर था, तो ऐसे चलेगी। अगर ऊपर ही ग्लास है, मान लीजिए ये ग्लास है और नीचे एयर है, तब ये दूर चली जाएगी। और सीधे आ रही है तो कोई भी मीडियम हो, वाटर भी है तो सीधे जाएगी। तो तीनों रिफ्रैक्शन कहलाता है, खाली बेंडिंग ऑफ लाइट को ही रिफ्रैक्शन नहीं बोलते, ये भी रिफ्रैक्शन कहलाए। होता क्या है कि दूसरे मीडियम में जाती है लाइट, जैसे आपको रोड पे दौड़ने के लिए बोले तो आपका मैक्सिमम कैपेसिटी से दौड़िएगा तो स्पीड ज्यादा रहेगा, कीचड़ में आपको दौड़ने के लिए बोलेंगे तो स्पीड आपका घट जाएगा। उसी तरह से लाइट जब मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम में, तो उसका स्पीड घट जाता है। तो मेन बात है कि स्पीड घट जाता है लाइट का। तो ये सेकेंड मीडियम है, इसमें स्पीड अलग हुआ, ये फर्स्ट मीडियम है, इसमें स्पीड अलग हुआ। तो ये एयर अगर है, एयर में स्पीड लाइट का ज्यादा होगा, वाटर में कम। स्पीड चेंज हो जाना रिफ्रैक्शन हो, इसलिए अब लाइट को पहुंचना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह, वो कम से कम टाइम लेती है, ये उसका प्रॉपर्टी है लाइट का। तो कम टाइम लेने के चक्कर में अपने आप को इस तरह से मोड़ती है कि कम दूरी ट्रेवल करे, स्पीड कम हो गया है तो कम दूरी ट्रेवल कर करके पहुंचे, तो ताकि टाइम कम लगे, इसलिए अपने आप को मोड़ लेती है, एक खास जगह से मोड़ती है कि कम टाइम लगे। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से ये बेंड कर गई, दूसरे मीडियम में गई, और यहाँ पे रेयर मीडियम में जा रही है तो स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये पाथ को बदल लेती है अपना, ताकि कम से कम टाइम में पहुंचे। तो बेंडिंग होता है मतलब स्पीड चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज होना ही रिफ्रैक्शन। और इसमें भी स्पीड चेंज हो जाएगा, मुड़ा नहीं लेकिन स्पीड चेंज हुआ, तो ये रिफ्रैक्शन कहलाएगा। तो बेंडिंग हो लाइट का और स्पीड चेंज हो, रिफ्रैक्शन कहलाता है। दूसरी बात हमने बताया कि इसके दौरान में क्या क्या चेंज होता है, स्पीड चेंज होगा, स्पीड चेंजेस अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होगी। दूसरा क्या हुआ कि भाई वेवलेंथ चेंज, वेवलेंथ भी चेंज कर जाएगा, लाइट का वेवलेंथ चेंज कर जाएगा, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता है,
फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी से कलर हम लोग डिसाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम है और कलर सेम रहे, कलर नहीं बदले, और फेज नहीं चेंज होता है, फेज सेम। रिफ्रैक्शन में फेज सेम रहेगा, कलर सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। ये रिफ्रैक्शन का, ये रिफ्रैक्शन। तो पूछेगा आपसे कोई एग्जाम में ये रिफ्रैक्शन है कि नहीं, थर्ड वाला एग्जांपल बोलिए ये भी रिफ्रैक्शन, क्योंकि स्पीड चेंज हो गया। दिस इज आल्सो रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए बेंड होना ही जरूरी नहीं है। स्कूल में जैसे टीचर लोग बताता है बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन, सिर्फ बेंडिंग नहीं, ड्यू टू चेंज इन स्पीड बोलेंगे, लाइट बेंड करती है, तो चेंज इन स्पीड हो रहा है वो भी रिफ्रैक्शन। यही बात बताए थे शुरू में, इसको नोट कर लिया। इसके बाद दूसरी बात हमने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला कि एक टर्म है फिजिकल क्वांटिटी, है ना, डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, दो तरह का होता है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव के लिए एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बोले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं, म्यू से लिखते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिलेटिव टू वैक्यूम, रिलेटिव टू वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 बोला जाता है, रिलेटिव टू वैक्यूम, है कि नहीं। तो मीडियम, किसी मीडियम का रिलेटिव टू वैक्यूम, इसका डेफिनेशन होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, c बाय v। तो इसका मतलब v निकालना है किसी मीडियम में, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मीडियम में। c क्या है, ये c है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि सबसे ज्यादा होता है, ऑल वेवलेंथ के लिए सेम होता है, 3 × 10⁸ जिसको बोलते थे। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है, लाइट इन मीडियम, यही बताए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो कोई भी एक मीडियम, जैसे वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू ग्लास, इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिलेटिव टू ग्लास, दो अलग अलग मीडियम है, रिलेटिव टू ग्लास, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये फॉर्मूला होता है। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्मूले से निकालिए, तो उसको बोलेंगे c सबके लिए सेम होगा बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, इसमें c सेम होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ऊपर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर नीचे। तो आप बोल रहे हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अब v इक्वल टू n लैम्डा फॉर्मूला होता है, n मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी सेम होता है लाइट वेव का दूसरे अलग अलग मीडियम में, तो फ्रीक्वेंसी कट जाएगा, तो इसको आप बोल सकते हैं वेवलेंथ इन ग्लास बाय वेवलेंथ इन वाटर। तो यहाँ से बोल रहे हैं, देख रहे हैं आपकी रेसिप्रोकेट हो रहा है, म्यू डब्ल्यू उधर था तो वी डब्ल्यू नीचे है, लैम्डा डब्ल्यू नीचे है, मतलब म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हुआ। अब जिस कलर के लिए वेवलेंथ ज्यादा है उसका वेलोसिटी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिलेटिव टू ग्लास। तो ये बड़ा छोटा सब हो सकता है, उल्टा लिखिएगा, इधर जी लिख देंगे उधर डब्ल्यू लिख देंगे, तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिलेटिव टू वाटर। अभी तो ये बड़ा छोटा, एक से बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, और ये वाला म्यू जो है हमेशा एक से बड़ा होगा या बराबर हो एब्सोल्यूट, क्योंकि c तो लाइट का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है लाइट का वैक्यूम में, और मीडियम में थोड़ा कम हो जाता है, तो ये एक से ज्यादा आएगा। अगर वैक्यूम का वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालिएगा तब जाके c/c होगा, कट जाएगा 1, तो म्यू का वैल्यू मिनिमम 1 होगा, मैक्सिमम इससे ज्यादा होगा। रिलेटिव वाला में लेस देन, इट मे बी लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसको बोलेंगे इट मे बी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू, किसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा।
तो इतना ही बताए थे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फॉर्मूला मेन है C/V, इसको याद रखिए, तो बाकी सब आपका निकलते चला जाए। F है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा है वेवलेंथ। वेव का फॉर्मूला होता है, वेव की लाइट, वेव कोई भी वेव हो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है F इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। नेक्स्ट, अब इतना आप जान गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज्ञान आ गया, तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये एक मीडियम है ऊपर, नीचे दूसरा मीडियम। तो क्या है, जैसे कि कोई स्लैब है, मान लीजिए कोई इस तरह का कोई या प्लेट है, अब इस पे लाइट रे आ रही है, लाइट रे जो आएगी एक ही प्लेन में, जिस पॉइंट पे टच कर रही है लाइट रे, यहाँ से लाइट रे आई, इसके बाद इधर नीचे दूसरा मीडियम है, वाटर है नीचे, फिर वाटर में जाएगी लाइट रे, उस मीडियम के परपेंडिकुलर प्लेन पे आई, और ये नॉर्मल हुआ है, अब यहाँ से ऐसे मुड़ के गई वाटर। तो ये जो पूरा का पूरा प्लेन है, ये परपेंडिकुलर है इंटरफेस पे, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, ये पूरा का पूरा प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये पूरा का पूरा प्लेन। ये सरफेस था, इधर रोड था, नीचे पानी था, तालाब था। अब लाइट रे आई जिस प्लेन में, इस रोड के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में इंसिडेंट रे हुआ, ये वाली लाइट रे इंसिडेंट रे, और ये कहलाएगा नॉर्मल, ये कहलाता है रिफ्रैक्टेड रे। ये सब एक ही प्लेन में हो, पूरा का सारे एक ही प्लेन में हो। इस प्लेन, वो प्लेन क्या होगा, इंटरफेस के, जहाँ पे लाइट, जहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, वो जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन में रहती है। इस रे को क्या नाम हम बोले, इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोले, नॉर्मल। और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, जो बेंड होके गए। तो थोड़ा और बना करके हम लोग बड़ा करके बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो आप सब देखिए, सारा का सारा रे, तीनों रे एक ही प्लेन में। वो प्लेन क्या है, ये जो दो सेपरेट कर रहा है दो मीडियम को, ऊपर एयर नीचे वाटर, उसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन है। उसी प्लेन में ये रहेगी तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई इन ए प्लेन। तो उसको लिख देते हैं, पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal at the point of incidence, and normal at the point of incidence, all lie in same plane, all lie in same plane, एक ही प्लेन में, all lie in same plane। दूसरा लॉ, फोटो बना लीजिए, और दूसरा लॉ इसको नोट करके ओके लिखिए, तब दूसरा लॉ लिखते हैं इसका, स्नेल्स लॉ कहलाता है, वो फेमस लॉ, उसी से सारा काम करेंगे। तो इसमें ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाती है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये नॉर्मल से जो ये रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाई, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। उसको भी हम यहाँ लिख देते हैं, आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, और आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऊपर वाला मीडियम अलग है, ये मीडियम, जिसमें मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है उसको म्यू1 बोले, और जिसमें जा रही है उसको म्यू2 बोले। अलग अलग मीडियम है, ऊपर वाला कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एयर हो। मान लीजिए म्यू1 है और ये नीचे म्यू2 है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया हुआ। दिस इज द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, सेपरेटिंग टू मीडिया, टू मीडियम को सेपरेट करने वाला ये सरफेस हुआ।
इसको नोट करके ओके लिखिए जल्दी से, तो इसको मिटाएं हम और लॉ, मेन लॉ जो है उसको लिखें। तो स्नेल्स लॉ से ही सारा काम रिफ्रैक्शन में होता है। तो दूसरा पॉइंट के लिए उसमें स्नेल्स लॉ का है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल साइंटिस्ट का नाम। तो ये बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the ratio of sine of angle of refraction, ratio of sine of angle of incidence to the ratio, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, to the sine of angle of refraction, to the sine of angle of refraction is always constant. तो जैसे लाइट रे मान लीजिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको आई बोले, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोले, नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्लेक्टेड रे बनाई, इसका साइन लेंगे, साइन आई, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन लेंगे, साइन आर। तो ये कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इस कांस्टेंट को बोलते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है। क्या देखो, ये म्यू1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है कि नहीं? इसको बोलते हैं म्यू2 बाय म्यू, म्यू2 बाय म्यू1। मतलब जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखेंगे और डिवाइडेड बाय इंसिडेंट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, म्यू2 बाय म्यू1। और ये म्यू2 म्यू1 तो फिक्स्ड वैल्यू होगा दोनों का, ये कांस्टेंट है। यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का है। इसको सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं याद रखने के लिए, म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर, ये याद रहेगा आपको जल्दी। तो जो इंसिडेंट जहां पे लाइट रे हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आई, और जिधर रिफ्रैक्ट होके गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आर। तो म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर, म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। इसी को साइन आई बाय साइन आर लिखिएगा तो म्यू2 बाय म्यू1 हो जाएगा। यही लॉ स्नेल्स लॉ कहलाता है। दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, जब भी रिफ्रैक्शन होगा ये लॉ आप लगा सकते हैं। चलिए इस लॉ को लगा के हम लोग इसका यूज करना शुरू करते हैं। थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी और कैसे नॉर्मल से दूर जाएगी। तो इसको नोट करके ओके लिखिए जल्दी, सिंपल चीज है, आप पहले भी पढ़े होइएगा, स्कूल में टीचर पढ़ाया हो। म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आई, यही लॉ पूरा लेंस तक लगाते रहना है। आई भी लेंस है, आई लेंस के लिए भी ये लॉ लगा सकते हैं। हर जगह रिफ्रैक्शन जहां भी होगा सब जगह ये लॉ लगेगा। इसी से, यही एक छोटे से फॉर्मूले से सारा फॉर्मूला बनता है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें? तो वेक्टर फॉर्म में लिखने से पहले थोड़ा देख लेते हैं। केस 1, मान लिया लाइट रे रेयर मीडियम टू रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है। डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं? जिसमें स्पीड कम हो जाता है वेव का, वो मीडियम डेंसर कहलाता है कि नहीं? जिसमें स्पीड कम हो जाता है वो डेंसर मीडियम कहलाता है। तो मान लीजिए ये एयर है, एयर में लाइट का वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, ये वाटर है इसमें स्पीड लाइट का कम हो जाता है, ये डेंसर मीडियम कहलाता है। और ये लाइट के लिए रेयर मीडियम कहलाया, लाइट वेव के लिए। तो इंसिडेंट रे ऐसे आई, अब ये किधर जाएगी? नॉर्मल के करीब जाएगी या दूर जाएगी, ये हम लोग को पता करना है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, तो म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 होता है। तो स्नेल्स लॉ लगाइएगा आप, तो साइन आई बाई साइन आर को म्यू2 बाय म्यू1 बोलते हैं आप,
तो μ2 बड़ा है μ1 से, इसका मतलब μ2 बाई μ1 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला वैल्यू इसमें डाल देंगे, साइन आई बाई साइन आर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, इसका मतलब आई ग्रेटर देन आर, साइन में एंगल बनाने से बढ़ता है, तो आई ग्रेटर देन आर हुआ, तो इसका मतलब आर लेस देन आई है, आर लेस देन आई, आर लेस देन आई हुआ। तो इसका मतलब आर लेस देन आई, ये वाला आई है, ये आई नहीं होगा, आर जो है इससे थोड़ा कम हो, इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। तो चूंकि आर लेस देन आई हो जाता है, इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। तो जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट रे, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। इस बात को याद रख लेते हैं। तो लिख देते हैं, व्हेन लाइट रे propagates from rarer to denser medium, rarer to denser medium, then it bends towards the normal, towards the normal. So angle of refraction is less than, बस इतना ही खाली लिखना काफी है, bends towards the normal। दूसरा केस देख लीजिए, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या हो, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या हो, तो डेंसर मीडियम मतलब म्यू ज्यादा हो, रेयर मीडियम मतलब म्यू कम हो। नोट कर लीजिए, तो ओके लिखिएगा। ये बेसिक बता दे रहे हैं हम, उसके बाद काम शुरू होने वाला है। मान लीजिए कोई कभी नहीं पढ़ा है लाइफ में, उसके लिए एक बार बता दिए क्या होता है। बहुत स्टूडेंट ऐसा होगा जो 7th 8th 9th 10th में भी नहीं पढ़ा होगा, तो उसके लिए एक बार बता दिए कि लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये एंगल कम हो जाता है, आई के बराबर नहीं होगा, आर छोटा हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं मुड़ जाती है नॉर्मल की तरफ। अब दूसरा केस इसका देखते हैं। और स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन तो अभी तक आप नहीं किए होइएगा, स्नेल्स लॉ आता कहां से है वो भी हम बताने वाले हैं आपको। केस 2, अब जो है डेंसर टू रेयर अगर ट्रेवल कर रही है राइट, तब क्या हो, तो मान लीजिए डेंसर मीडियम है ना, और यहीं से लाइट रे जा रही है, ऐसे लाइट रे डेंसर में से जा रही है, ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बार ये कहलाएगा, ये डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1 कहलाएगा। अब ये सीधे नहीं जा करके ये मुड़ जाती है, तो किधर मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ या इससे अभी जाएगी, वो हम लोग को देखना है। ये रेयर मीडियम हो गया, ये μ2 हो गया। इस केस में आप देख रहे हैं कि μ2 इज या μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है, डेंसर वाला हमेशा ज्यादा होगा, डेंसर से रेयर की तरफ लाइट रे जा रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि μ1 या μ1 बाई μ2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब μ2 बाई μ1 इज लेस देन 1, μ2 बाई μ1 इज लेस देन 1। अब स्नेल्स लॉ लिखिए, स्नेल्स लॉ हम लोग क्या पढ़े, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, मतलब साइन आई बाई साइन आर को बोलते हैं आप μ2 बाई μ1। अब यहां से μ2 बाई μ1 के बदले साइन आई बाई साइन आर यहाँ लाके डाल दीजिए, μ2 बाई μ1 और ये दोनों इक्वल है, तो उसके जगह पे साइन आई बाई साइन आर डाल दीजिए, लेस देन 1 हो। इसका मतलब साइन आई इज लेस देन साइन आर, इसका मतलब आई इज लेस देन आर हो, आई इज लेस देन आर का मतलब आर ग्रेटर देन आई हो, आर ग्रेटर देन आई हो, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला भी तो आई के बराबर है, उससे बड़ा होना चाहिए आर, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा तभी आर बड़ा होगा। तो हम लोगों ने देखा कि व्हेन लाइट रे propagates from denser to rarer medium,
denser to rare medium, then it bend away from the normal. Away from the normal. सिंपल सा लॉजिक, ये बात आप जानते भी थे, एक बार लिख दिए हम क्यों ऐसा। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी तो नॉर्मल से दूर भाग जाती, नॉर्मल से दूर भाग जाती। अब देखिए एक साइंटिस्ट का नाम है फर्मेट, तो उन्होंने बताया था कि लाइट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कम से कम टाइम लगाती है। तो फर्मेट प्रिंसिपल देखिए, उसी से स्नेल्स लॉ आपका प्रूव हो जाएगा, इससे आपको आइडिया भी मिलेगा कि क्या होता है। तो मान लीजिए मीडियम है, नीचे वाटर है सपोज, अलग मीडियम, ऊपर मान लीजिए एयर है, अलग मीडियम, ठीक है। तो आपको यहाँ से चल के लाइट को यहाँ पे पहुंचाना है, सपोज इस पॉइंट पे पहुंचाना है, तो लाइट को वहां से चल के यहाँ पे पहुंचाना है, सपोज पहुंचना है लाइट। चलिए जरा देखिए इधर, लाइट रे को, ये मीडियम एयर का है और ये वाटर का है, मतलब अलग अलग मीडियम है ना। अब लाइट रे को यहाँ से चलना है, इस पॉइंट से, यहाँ से आपने लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे वहां से ऑन किया, स्विच ऑन किया, और उसको यहाँ पे पहुंचना है। अब वहां से यहाँ पहुंचने के लिए क्या क्या रास्ता हो सकता है? रास्ता हो सकता है लाइट रे भाई इधर की तरफ आई और नॉर्मल से यहाँ से फिर ऐसे चला गया, ऐसे पहुंच सकता है। ऐसे आई लाइट रे एकदम सीधे वहां तक, यहाँ तक तो एकदम सीधे आएगा, और दूसरा मीडियम में जाने के बाद बेंड करेगा, इधर जा सकती है। लाइट रे ऐसे गई और फिर वहां से बेंड करके ऐसे पहुंची। इसमें से वो रास्ता लाइट चुनेगा जिसमें सबसे कम समय लगे, बहुत बुद्धिमान है। तो फॉर्मेट साहब ने वही बताया, एक पॉइंट ए से लेके दूसरे पॉइंट आपको मान लीजिए कि बी तक पहुंचना है, लाइट को पहुंचना है, तो ऐसा रास्ता अख्तियार करता है जिसमें कि वो कम से कम टाइम में पहुंच जाए। तो मान लीजिए हम सिलेक्ट करते हैं इस रास्ते को, अब कहाँ पे गिरेगा इंसिडेंट होगा वो भी नहीं पता, वो लाइट को खुद सेलेक्ट करना कि भाई कैसे मुड़ना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक नॉर्मल हम बना रहे हैं और इस पॉइंट का नाम एन दे रहे हैं, ठीक है। इधर का नाम दे दिए सी, इधर का नाम डी, इधर का नाम ई, इधर का नाम एफ, ऐसे दे दिए, कुछ भी नाम दे दिए। या गौर से देखिए, अब ये इंसिडेंट लाइट रे हुई तो इस एंगल को आई बोले हम, और इस मीडियम के साथ ये एंगल जो बनाई उसको आर बोले, आई आर। ये मीडियम को नंबर 2 बोले, मीडियम नंबर 1 बोले, ठीक है। और एन पॉइंट पे गिरी, उसके बाद पहुंची यहाँ से बेंड होके बी, और मान लिया इसमें सबसे कम टाइम लगा, वो निकालना है हमको, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम। अब मान लीजिए डी से लेके एन तक का दूरी एक्स है और ये पूरा दूरी फिक्स्ड है, डी ई है, ये वाला कितना बचेगा? ये पूरा दूरी, पूरे दूरी का नाम दे देते हैं स्मॉल डी, ये बच जाएगा डी माइनस एक्स। क्या बचेगा? डी माइनस एक्स, यहाँ से लेके वहां डी माइनस एक्स बचेगा। ये पूरा एन ही जो है डी माइनस एक्स हो गया, ऊपर में लिख देते हैं डी माइनस एक्स बचेगा, हटाइए, ऊपर लिख दिए डी माइनस एक्स, यहाँ तक एक्स था तो वो बचा डी माइनस एक्स। ये पॉइंट नाम एन है, एन से लेके ई हो गया डी माइनस एक्स, और हम बोले डी से लेके एन तक एक्स,
चलिए अब जरा बताइए कि कितना टाइम लगेगा ए से बी तक आने में, टोटल टाइम, उसी को मिनिमम करना है हमको, टेकन बाय द लाइट रे। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जितना पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है ध्यान से देखें। टोटल टाइम टेकन बाय द लाइट रे टू प्रोपगेट्स फ्रॉम ए टू डी, ए टू बी, ए टू बी तक जाने में समय, उस टाइम को टी बोल देते हैं हम। ए से लेके एन तक आने का समय और प्लस एन से लेके बी तक जाने का समय, एन से बी तक जाने का समय। देखिए कैसे कम टाइम लेने के लिए स्नेल्स लॉ वैलिड होना चाहिए। अब बताइए टाइम कैसे निकालेंगे। स्पीड तो यहाँ पे v1 है, इसमें स्पीड v2 है, एक मीडियम में सेम स्पीड, इस मीडियम में सेम स्पीड, दोनों मीडियम में अलग अलग स्पीड। तो दूरी बाई चाल को बोलते हैं हम लोग समय। तो कितना डिस्टेंस ये आया, an डिस्टेंस। स्पीड कितना है v1, ये कितना डिस्टेंस है nv डिस्टेंस, स्पीड कितना है v2। तो क्या लगा है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड और टाइम बोले। अब देखिए v1 क्या होगा, तो v1 हम बताए थे c बाई μ1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर, और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो c बाई μ2। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला बताए थे, कीचड़ में लाइट रह जाएगी उसका स्पीड बदल जाएगा, तो कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कीचड़ डाल देंगे। अब an कैसे निकलेगा हम लोग को, तो ये हाइट हम लोग मान लेते हैं h, कम लिखना पड़ेगा हमको, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इधर पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट हो गया, ये हो गया एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो an हो गया हमारा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्पीड v1 हो गया c बाई μ1, और ये nv कितना हो गया, तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और तो ये पूरा दूरी था कितना, ये पूरा दूरी था af में से h घटा देंगे तो वो कितना, ये दूरी तो फिक्स है पूरा का पूरा दूरी। तो ये हो गया रूट अंडर, बोलिए d माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस eb का स्क्वायर, eb कांस्टेंट है, eb का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय स्पीड, ये दूरी हो गया बाय स्पीड, स्पीड इसका है v2 c बाई μ2, ये हो गया स्पीड, ये हो गया स्पीड। अब इस टाइम को मिनिमम लगना चाहिए, फॉर्मेट साहब के लिए इन्होंने बोला कि लाइट रे टेक्स, लाइट रे सेलेक्ट such a path that takes minimum time, that takes minimum time, मिनिमम टाइम पाथ को सिलेक्ट करता है, मिनिमम टाइम, कम से कम समय वाला रास्ता, एक जगह से दूसरी जगह जाना है कम से कम समय। तो अब जो है इसे टाइम मिनिमम होने के लिए dt बाई dx इक्वल टू 0 कर दे, क्योंकि x के साथ बदल रहा है। अब लाइट रे यहाँ नहीं गिर के अगर यहाँ पे गिरता तो अलग टाइम लगता, लाइट रे यहाँ पे गिरता तो अलग टाइम लगता। तो अलग अलग एक्स पे डिपेंड करेगा कि लाइट रे कहाँ पे यहाँ पे इंसिडेंट कराए, ताकि यहाँ पहुंचने के लिए उसको कम से कम समय लगे। तो खास एंगल पे गिराना होगा, आई और आर का खार वैल्यू होगा, मतलब एक्स का दूरी खास होगा। अब मैक्सिमम मिनिमम जो हम पढ़ाए थे मैथमेटिक्स वो निकालेंगे। तो फॉर मिनिमम टाइम के लिए dt बाई dx 0 करेंगे, फॉर मिनिमम टाइम के लिए, फॉर मिनिमम टाइम के लिए dt बाई dx इक्वल टू 0। तो dt बाई dx 0 करना है, इसको सेट डिफरेंशिएट करके 0 करना। जल्दी से इसका फोटो लीजिए और मिटाइए, इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। आप कर सकते हैं, जो जो डिफरेंशिएट कर लीजिए, जो नहीं कर सकते हैं अभी हम करेंगे, नोट करते जाइए। जो डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं खुद कर लिए डिफरेंशिएट। तो इसको अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जरा देखिए,
तो ये म्यू1 ऊपर चला जाएगा, dt बाई डी करेंगे हम लोग, dt बाई dx करेंगे हम लोग, तो म्यू1 बाई सी ऊपर जाएगा। और ये रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट वही चीज, 1/2 रूट वही चीज, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फिर रूट के अंदर वाले का एच स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरा वाला डिफरेंशिएशन करना है। ये म्यू2 बाई सी ऊपर चला जाएगा, इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब रूट का डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1/2 रूट वही चीज, डी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। अब फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू डी माइनस एक्स और फिर इंटू -1 होगा, डी का 0, एक्स का -1, माइनस एक्स का -1, ई बी स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा। ये हो गया ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएट हो गया, अब सेट कर देते हैं dt बाई डी एक्स 0। मिनिमम टाइम की बात करनी थी तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 सेट करते हैं, इसको 0 कर देंगे, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा म्यू1 बाई सी इंटू एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस यहाँ चला गया, ये भी 2 कट जाएगा तो माइनस म्यू2 बाई सी इंटू डी माइनस एक्स बाई इतना चीज, रूट अंडर डी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। ये आ गया। अब इसको इस साइड ले आते हैं, सी सी 0 में जाके भस्म हो जाए। अच्छा, म्यू2 इंटू डी माइनस एक्स बाई रूट अंडर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर और इक्वल टू इस साइड में हो गया म्यू1 इंटू एक्स बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो पहला तस्वीर बनाए थे उस तस्वीर को अब याद कीजिए, ऐसा बनाए थे हम, इस तरह का तस्वीर बनाए थे, लाइट ऐसे आई यहाँ पे टकराई और ऐसे चली गई, यही तस्वीर बनाए थे हम। इस पॉइंट का नाम ये दिए थे, इसका बी दिए थे, इसका सी दिए थे, इसका डी दिए थे, जैसे जैसे दिए थे अपना देख लीजिए, इसका एम दिए थे, इसका ई दिए थे, इसका एफ दिए थे, कुछ इस तरह का नाम दिए थे। ये आई था, ये आर था, ये एक्स था, ये डी माइनस एक्स था और ये एस था। तो देखिए ये क्या चीज है, ये वाला इस ट्रायंगल में देखिए ये आई है, ये भी आई हो जाएगा। और तो आई बराबर क्या होगा, साइन आई लीजिएगा तो एक्स बाई ये कितना था, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस ट्रायंगल में आप देखिएगा तो साइन आई हो जाएगा एक्स बाई इतना, तो ये वाला चीज है साइन आई। और इस ट्रायंगल में देखिए ये डी माइनस एक्स, तो ये भी डी माइनस एक्स है, और तो डी माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस ये स्क्वायर, तो ये आर है तो ये भी आर होगा अल्टरनेट एंगल। साइन आर यहाँ से निकालो, साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यही है, हाइपोटेन्यूज यही वाला है, एनबी है, ये एनबी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट करेंगे तो एनबी मिलेगा। तो ये साइन आर है, ये पूरा टर्म साइन आर है, ये पूरा टर्म साइन आई है। तो इसको अगर हम डाल दें वैल्यू तो वो पूरा टर्म साइन आई है। तो हम लोग देखिए कि ये है म्यू2 इंटू ये पूरा टर्म है साइन आर, इससे निकालोगे साइन आर यही आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन आर। और ये वाला टर्म क्या है, म्यू1 इंटू ये साइन आई है, इस ट्रायंगल से देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन आई है। तो क्या सीखा इससे, म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। यही था कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम। तो लाइट अगर मिनिमम टाइम में यहां पहुंचना चाहती है तो म्यू1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन आर वैलिड होना चाहिए। इसलिए स्नेल साहब ने ये लॉ दिया था। तो इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या हुआ कि कम से कम टाइम में लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना था। दिस इज द स्नेल्स लॉ, ये प्रूफ हो गया स्नेल्स लॉ। फर्मेट प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ का प्रूफ मिलता है। दिस इज द प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ। तो फर्मेट प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ का प्रूफ मिलता है। साथ में ये भी पता चला लाइट इस तरह का पाथ अख्तियार करती है ताकि टाइम हमको कम से कम लगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में लाइट को कम से कम समय लगे, है ना, इस तरीके का रास्ता अख्तियार करती है। कौन पूछा है ये हमको नहीं पता है, कौन पूछा है कौन नहीं पूछा है। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना जिस को ना, पूछा है पूछिए, फालतू क्वेश्चन करता है।
क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन बैंक आईटी का, म्यू साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो मेन बात क्या पता चला, ऐसा क्यों नियम, ऐसा नियम क्यों दे दिया, अपने आप उठा के दे दिया, भगवान था स्नेल, कहां से आया? तो उसके पीछे प्रॉपर्टी छुपा हुआ था। लाइट जो है ऐसा नहीं होता कि अपने घर से निकला, देश विदेश चला गया, उसके बाद फिर दूसरे जगह पहुंचा। मिनिमम टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना चाहता है। मीडियम बदलते चला गया तो अपना रास्ता मोड़ता है, और इस तरह से मोड़ता है कि कम से कम समय में पहुंचे दूसरे जगह। तो बहुत बुद्धिमान हो गया लाइट। नेचर का ये घटना तुमको पता चला, कम से कम टाइम में चलना पसंद करता है लाइट, टाइम वेस्ट नहीं करता है। चलो फाइनली तुम समझ गया कि म्यू साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर नियम को पालन करके ही रिफ्रैक्शन होगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट चलेगी, तो इस नियम का पालन होना बेहद जरूरी है। अब क्या है कि तो अब देखते हैं इस नियम का पालन करके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखते हैं। कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा तो लेंस हो जाएगा, तो लेंस पहुंचने से पहले हम लोग सिंगल प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखते हैं। मतलब यहां से लेके अब पूरा टॉपिक तक में रे ऑप्टिक्स का जो भी टॉपिक है सब में यही स्नेल्स लॉ रहेगा। एक ही जो फॉर्मूला इकलौता, ओनली स्नेल्स लॉ। इसी से सारा फॉर्मूला जो भी छोटा मोटा बाकी चीज बनाएगा फॉर्मूला इसी से बनेगा। तो मेन मूल फॉर्मूला वही है स्नेल्स लॉ। चलो यहाँ पे देखते हैं रिफ्रैक्शन एट सिंगल प्लेन सरफेस। तो मान लो कि ये एक तरफ एयर है और दूसरी तरफ वाटर है, कोई दूसरा मीडियम, और ये सेपरेटिंग सरफेस है, प्लेन सरफेस। अब इसमें एक सिक्का, एक तालाब है मान लो, या तुम्हारा एक बीकर है, एक ग्लास है, समझ लो तुम्हारे घर में ग्लास है, बीकर उकर नहीं होगा तो ग्लास होगा, ग्लास में पानी भर दिया, ठीक है, और इसके ऊपर हवा है, एयर है। अब इसमें एक सिक्का गिरा दिया, 1 रुपया का, 1 रुपया का सिक्का गिरा दिया तो क्या हो गया, सिक्का यहाँ पे गिरेगा। अब तुम ऊपर से देख रहा है यहाँ पे, तो सिक्का तुमको यहाँ नहीं दिखेगा जितना नीचे गिरा हुआ है, थोड़ा ऊपर आया और नजदीक दिखेगा, तुमको लगेगा पास में ही है तुम्हारे सिक्का। नॉर्मल इंसिडेंस करके हम लोग को देखना है इस सिक्के को। तो क्या होगा, 1 रुपये के सिक्के को देखना, आंख तुम्हारा जो है ऊपर है, तो यहां से लाइट रे तुम्हारी आंखों में पहुंचना चाहिए। ये हो गया ऑब्जेक्ट, और आई हो गया तुम्हारा ऑब्जर्वर। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब नॉर्मल के पास आंख रख करके देख रहे हैं, बहुत दूर से नहीं देख रहे, नॉर्मल के आसपास, इसके ठीक परपेंडिकुलर से देख रहे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट रे चली ऑब्जर्वर की तरफ, थोड़ा हटा के बना रहे हैं। उसके बाद जब रेयर मीडियम में जाती है तो हम लोग जानते हैं थोड़ा बेंड कर जाए, और यही जो है बेंड कर जाएगी, और ये नॉर्मल जो है जैसे है वैसे ही चलाएगी। यहाँ पे तुम्हारा आंख था, तुम्हारे आंखों में लाइट रह गई, और तुमको ये दिखाई पड़ा, ये ऑब्जेक्ट जो सिक्का गिरा था वो दिखाई पड़ा। ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर कला है। तो इसमें केस 1 हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम। तो केस 1 देख रहे हैं हम लोग, क्या ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इज इन डेंसर मीडियम and viewed from rarer medium. Observer is in denser medium, is in rarer medium. देखने वाला आंख जो है रेयर मीडियम में, ऑब्जेक्ट यहाँ। तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ लाइट जाती है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे लिखी, ऑब्जर्वर की आंखों में चलेगी तो ये दिखेगा। तो ये इमेज कहाँ दिखेगा भाई, तो ये वाला जो है इसको पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ पे जाके नॉर्मल पे कहीं कटा, इस पॉइंट पे इमेज दिखेगा, यही होगा इमेज पोजीशन। ये क्या था, ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो इमेज तुम्हारा सिक्का लगेगा कि यहीं पे नजदीक में है, यहाँ से आंख लगा के देखेगा तो लगेगा कि हाथ घुसाए मिल जाए, यहीं पे नजदीक में ही। तुमको चैन मिलेगा, डायमंड का सिक्का गिर गया था और तुमको एकदम लगेगा कि नजदीक में ही है, तो निकाल लेंगे। ऊपर से देखेगा तो एक्चुअल में सिक्का यहाँ पे था डायमंड का, लेकिन तुमको दिखेगा कि यहाँ पे है, तो थोड़ा ऊपर की तरफ नॉर्मल की तरफ शिफ्ट किया हुआ रहता है, तुम्हारे करीब आ गया।
तो ये जितना ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ चला गया ये शिफ्ट कहलाता है, इसको नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन में आता है नॉर्मल शिफ्ट। तो इसको हम लोग निकालें, ऑब्जेक्ट की दूरी का कुछ नाम दे देते हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी का कुछ नाम दे देते हैं। इस दूरी का नाम बहुत लोग यू देता है। तो जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है ये वाला पॉइंट, तो इसका नाम पूरा दूरी जो है हम लोग मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का दूरी को यू देते हैं। या इसका नाम बहुत लोग एक्चुअल डेप्थ भी बोलता है, बहुत लोग यू से देता है। या इसका नाम एक्चुअल डेप्थ भी बोलता है, डी एक्चुअल, एक्चुअल डेप्थ भी बोलता है। ऑब्जेक्ट की दूरी होगी और इमेज की दूरी हो गई वी, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वहीं से दूरी लेते हैं। या बहुत लोग इसको अपरेंट डेप्थ भी बोलता है। ये एक्चुअल व ये सी एक्चुअल, ये अपरेंट मतलब एक्चुअली में था यहाँ, और आभासी होता है, आभासी दूरी भी बोलते हैं। आभास होता है, एहसास होता है कि यहाँ पे, वो रियल नहीं है, रियल डिस्टेंस की है, इसलिए बहुत लोग इसको रियल डेप्थ भी बोलता है, इसको अपरेंट डेप्थ भी बोलता है। तो एक्चुअल बोलो, रियल बोलो, अपरेंट बोलो, सब तो उसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट दूरी हुआ, वो इमेज डिस्टेंस हुआ। ये सब सिंबल डिफरेंट डिफरेंट बुक में यूज किया रहेगा, इसलिए दो दो सिंबल हम लिख दिए, तो तुमको एक ही सिंबल लेकर के काम कर सकता है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे और हमको निकालना है यही वाला दूरी कितना होगा, अपरेंट डेप्थ कितना होगा वो निकालना है। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला निकालने के लिए? कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो खुद निकालना होगा। तो क्या जानते हैं हम? स्नेल्स लॉ जानते हैं, उसी से सब हो जाएगा। तो जरा लगाते हैं स्नेल्स लॉ यहाँ रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, यहाँ पे तो अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट एम। तो स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगा। इंसिडेंट रे किसको बोलते थे? नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, ये एंगल हो गया अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड ये वाला रे है, ये जो नॉर्मल से एंगल बनाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ एन पे, तो ये आई है तो अल्टरनेट एंगल इसको भी तुम आई बोल सकता है। ये आर है तो देखो तो सामने वाला अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला लाइन पीछे डॉट डॉट करके बनाया है और ये सीधे बनाया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा आर हो जाएगा। ये आर हो जाएगा तो अल्टरनेट एंगल ये भी आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो खैर पहले स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगा, क्या बोलेंगे? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते थे? पहला मीडियम है तो म्यू1 बोलते हैं, है कि नहीं? और ये दूसरा मीडियम है, रेयर मीडियम है, म्यू2 बोलते हैं। तो म्यू1 को हम लोग म्यू डेंसर बोल रहे हैं, और इसको म्यू2 को म्यू रेयर भी बोलता है, बहुत लोग ऐसे बोल सकते हैं। अगर इसको हवा लीजिएगा तो म्यू रेयर 1 हो जाएगा, और म्यू डेंसर को सिंपली तब म्यू लिख सकते हैं, म्यू और 1 ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो अभी हम जनरल लिख दिए म्यू1 म्यू2 बोल के। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, म्यू1 साइन आई, म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर, म्यू2 साइन आर। अब देखो चूंकि ये जो हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल के आसपास से देख रहे हैं, इसलिए ये एंगल आर और आई से बहुत छोटा होगा। तो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस इसको बोलते हैं, या नॉर्मल विजन के लिए, नॉर्मल के आसपास पे देख रहे हैं हम लोग, नॉर्मल व्यू कर रहे हैं, एकदम बहुत दूर से नहीं, एकदम इसके आसपास से देख रहे हैं। तो आई एंड आर आर स्मॉल, आर आर वेरी स्मॉल, तो बहुत स्मॉल रखना पड़ेगा यार, इसलिए साइन आई को हम लोग लगभग लगभग 10 आई बोल देते हैं। देखो यही अप्रोक्सीमेशन ऑप्टिक्स में शुरू हो गया कहानी, साइन आर को 10 आर बोल देंगे, यही अप्रोक्सीमेशन ले लेके अलग अलग फॉर्मूला बनाया जाता है। तो 10 आई यहाँ पे ले लो, अब इस ट्रायंगल, पूरा बड़े ट्रायंगल में इसका इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं एम। तो चलो यहाँ ओ था, ओ एम एन में बोलो, ट्रायंगल ओ एम एन में देखो, ओमनिया ट्रायंगल है, ओमनिया, ओ एम एन में बोलो क्या बोलेगा? साइन आई को 10 आई इक्वल टू ये वाला दूरी एम एन, इस दूरी को एक्स बोल देते हैं, और ये पूरा दूरी यू हुआ, एक्स बाई यू, साइन आई मतलब 10 आई के बराबर हो गया साइन। तो 10 आई को बोल दिए एक्स बाय यू, ऑब्जेक्ट दूरी। अब बोलो दूसरा ट्रायंगल इसमें देखो, आई एम एन में, ट्रायंगल आई एम एन में देखो,
टेन आर निकालो यहाँ से फोटो से, टेन आर परपेंडिकुलर बाय बेस बोलना है तुमको खाली, यही परपेंडिकुलर हो गया x, अब बेस हो गया ये वाला दूरी v, तो टेन आई को हम लोग बोल देंगे x बाई यू, टेन आर को बोल देंगे x बाई v। अब इसको पुट कर देंगे स्नेल्स लॉ, पुट इन वन, तो पहला वाला फॉर्मूला में डाल दो यहाँ पे, तो क्या आ गया तुम्हारा म्यू वन एक्स बाई यू इक्वल टू म्यू टू एक्स बाई वी। तो एक फॉर्मूला बन गया म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू बाई वी, रेडीमेड फॉर्मूला एक बन गया। अब जब भी सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, एक ही सरफेस था ना यहाँ, इससे रिफ्रैक्शन होगा तो म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू बाई वी, आज के बाद तुम फॉर्मूला लगा सकते हैं। मतलब ये स्नेल्स लॉ को ही बदल बदल के ऐसा बना दी, स्नेल्स लॉ को ही बदल बदल के ऐसा बना दी, म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू बाई वी। क्या बना दिए, म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू बाई वी। अब इससे तुम्हारा सारा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम सब, यहां तक नोट करके ओके लिखो। समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, जिसको समझ में आ गया तो ओके लिखेगा, नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है कि एक बार फिर। मिटा दें इसको, तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस हम लोग देखें तो क्या फॉर्मूला मिला, म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू बाई वी, जब भी सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो। ऐसा देखे थे हम लोग। अब इसको अलग अलग सिंबल में लिख करके हम लोग देख लेते हैं जो किताबों में तुम्हारा लिखा रहता है। यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट था और तुमको दिखा यहाँ पे इमेज, इसका इतना ऊपर शिफ्ट कर गया। अब इसी को तुम लोग जो ये पहला वाला मीडियम को म्यू वन बोलता था और दूसरा वाला मीडियम को म्यू डी बोलता था। अब अगर स्पेशल केस ले लें, ये म्यू टू था, म्यू आर बोलता था, और ये म्यू डी था, म्यू वन बोलता था, पहला मीडियम मीडियम। अब अगर एयर ले लेंगे तो म्यू आर को वन कर देंगे, इसको सिंपली म्यू लिख देंगे तो म्यू डी लिखने की जरूरत नहीं है। और ये वाले डेप्थ को तुम ऑब्जेक्ट का दूरी बोलता था, जिसको एक्चुअल डेप्थ बोलता था या रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ। और ये जो आभासी दूरी ये हुआ एपरेंट डेप्थ, इसको बोलते थे, इसी को वी बोलता था तुम। उस फॉर्मूले से म्यू वन को तुम लिख सकता है म्यू, ऐसे बोले फॉर्मूला म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू बाई वी, यहाँ लगा देंगे तो म्यू वन यहाँ क्या हो गया, म्यू हो गया। और यू को क्या बोलते हैं, यू बोलते थे ऑब्जेक्ट का दूरी, इसी को यू बोलते थे हम लोग, तो यू हो गया डी रियल डेप्थ। और म्यू टू को बोलते थे ये वाला जो कि हवा है, तो वन हो गया। और वी को बोलते थे इमेज का दूरी, इसको एपरेंट डेप्थ, तो इसका मतलब एपरेंट डेप्थ उधर ले जाएगा, डी को इधर ले आएगा, तो तुम बोल सकता है एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ बाय म्यू। ये हो गया इस केस के लिए फॉर्मूला है ना। स्पेशल केस है अगर हवा हो जाएगी, ऊपर एयर है और नीचे कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तब एपरेंट डेप्थ को क्या बोलेगा, रियल डेप्थ बाय म्यू। एक्चुअली में जितना डेप्थ था और उतना डिवाइडेड बाय म्यू कर देंगे तो निकल जाएगा। अब इसमें नॉर्मल शिफ्ट निकाले हम लोग, आंख से देखो एस निकालना है, एस को क्या बोलेगा, ये पूरा डेप्थ में से ये डेप्थ घटा देगा, तो रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ घटा दिया, तो रियल डेप्थ तुम्हारा डी रियल रहने दिए, एपरेंट डेप्थ को बोल दिया डी रियल बाय म्यू, ये एपरेंट डेप्थ को बोल दिया डी रियल बाय म्यू, तो डी रियल कॉमन हो गया और वन माइनस वन बाय म्यू आ, तो नॉर्मल शिफ्ट हो गया रियल डेप्थ इंटू वन माइनस वन बाय म्यू। बहुत लोग इसको टी भी बोल देता है, रियल डेप्थ को टी इंटू वन माइनस वन बाय म्यू बोल देते। तो ये फॉर्मूला पूछेगा नॉर्मल शिफ्ट तो डायरेक्ट लगा देगा,
अपरेंट डेप्थ पूछेगा तो ये लगा देगा। तो इसी फॉर्मूले से निकल गए, ये मेन फॉर्मूला हो गया μ1/u इक्वल टू μ2/v। उसमें सिंबल तुमको अलग अलग दिया था, अलग अलग सिंबल यूज कर सकता है। रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ वाला सिंबल यूज कर दिया। इसका मतलब ऊपर से पानी में गिरा हुआ चीज को देखा तो तुम्हारे करीब आ गया, कितना ऊपर चढ़ गया तो वही नॉर्मल शिफ्ट। ये जितना ऊपर चढ़ गया दैट इज द नॉर्मल शिफ्ट। नोट कर लिया, मिटाए इसको। अब दूसरा केस हम लोग पढ़ते हैं। सिचुएशन हम लोग बदल देते हैं। मान लो आसमान में जो है हेलीकॉप्टर है और उसको तालाब के अंदर से मछली हेलीकॉप्टर को देख रहा है। केस 2 मतलब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में। तो मान लो ये तालाब है, ये मछली का आंख है, यहाँ से ये हेलीकॉप्टर है उसको देख रहा है। यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर है मान लो कि यहाँ पे, और उसको एक मछली जो है ना, देख ये हेलीकॉप्टर है, इसको ये ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा और इसको यहाँ से देख रहा है मछली। तो मछली ने बोला कि भाई मेरे को हेलीकॉप्टर घुमा दो, अपने हस्बैंड से बोला मछली। तो बोला कि भाई देखते हैं हेलीकॉप्टर को, बहुत ऊपर है आसमान में, यहाँ से उछलना पड़ेगा सही तरीके से तब जाके हेलीकॉप्टर पे गिरेंगे, नहीं तो जमीन पे गिर गए तो आदमी फ्राई करके खा जाएगा। तो बोला चलो देखते हैं जो हेलीकॉप्टर कितना ऊपर है। तो देखो यही हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से लाइट रे चलेगी और ऑब्जर्वर के आंखों में पहुंचना चाहिए। तो ये वाला जो है तुम्हारा नीचे वाला डेंसर मीडियम है, पानी है नीचे, ऊपर हवा है। यहाँ पे लाइट रे आई, लाइट रे आके यहाँ से बेंड करेगी टुवर्ड द नॉर्मल। तो ऐसे आई थी, ऐसे नहीं जाके ये इधर की तरफ बेंड करेगी, थोड़ा सा बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। तो इस रे को पहले सीधे सीधे हम लोग बना रहे हैं, पहले सीधे अच्छे से, ऐसे नहीं जाके लाइट रे बेंड करने वाली है नॉर्मल की तरफ, इधर की तरफ बेंड कर गई। अभी बेंड किए हुए रे को पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, पीछे की तरफ इसको बढ़ाएंगे बेंड किए हुए रे को, तो पीछे की तरफ बढ़ाने के बाद ये नॉर्मल में कहीं जाके कट जाए, नॉर्मल में कहीं जाके यहाँ पे जाके कटा। कौन से रे को बढ़ाए? इस रे को, है ना, इस रे को बढ़ाए, यही रिफ्रैक्टेड रे था, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, इसको पीछे बढ़ाए तो यहाँ पे कटा, यहाँ पे इमेज दिखेगा, वो हेलीकॉप्टर वहां नहीं दिखेगा और दूर दिखेगा। तो बोले बाप रे बाप हेलीकॉप्टर बहुत दूर है मत जाओ, कहीं निशाना चुका जमीन पे गिरे तो फ्राई कर लेगा लोग। तो नीचे से देखने पे ही अब ये मछली का आंख यहीं पे जो है दिखाई पड़ रहा है, ऑब्जर्वर हो गया ये मछली का आंख। तो ये हो गया ऑब्जर्वर और ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का दूर, इसको क्या बोलते थे? यू, या एक्चुअल डेप्थ बोलते थे, या एक्चुअल हाइट बोलिएगा इसको। और इमेज बन रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते थे? वी। इमेज बना यहाँ आई, ऑब्जेक्ट था यहाँ ओ। तो ऑब्जेक्ट से और दूर शिफ्ट कर गया ऊपर, तो ये क्या है? डेंसर मीडियम, पानी है। पानी से समझाने के लिए, ये वाटर। इस बार कौन देख रहा है? तो मछली। और किसको दिख रहा है? हेलीकॉप्टर को। तो वो हेलीकॉप्टर क्या हुआ? और ऊपर दिखा। तो पानी के अंदर जाके आप भी देखिए हेलीकॉप्टर को तो और ऊपर दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट हो गया रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट इज इन ऑब्जेक्ट इज इन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, ये हवा है, रेयर मीडियम। एंड ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। कैसे रे डायग्राम बनाए? बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट से रे शुरू करते हैं
और रेयर से डेंसर में जाने वक्त नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं स्नेल्स लॉ में। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था आई, ऐसे एन जो है एन पॉइंट पे नॉर्मल था ये, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो गया। अब इसी को पीछे बढ़ाए तो जाके वहां कटा नॉर्मल, नॉर्मल से जो रे चलेगी वो तो सीधे चली जाएगी ऐसे। तो इस दोनों का कटान बिंदु यहाँ पे दिया इमेज, तो इमेज थोड़ा सा और ऊपर चढ़ जाता है। अब इसमें स्नेल्स लॉ लगा के हम लोग को फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ भी μ1/u इक्वल टू μ2/v बन जाएगा फॉर्मूला। अब एक बार डिराइव करके आपको दिखा देते हैं, चाहे यहाँ से ऑब्जेक्ट था चाहे वहां ऑब्जेक्ट है, हमेशा सिंगल सरफेस से जब भी रिफ्रैक्शन होगा, एक फॉर्मूला जो भी हम लोग निकाले थे μ1/u इक्वल टू μ2/v, वही फॉर्मूला बनेगा यहाँ भी। तो जरा बना के देखते हैं। तो जहां से इंसिडेंट रे चल रही है वो फर्स्ट मीडियम कहलाता है μ1, जिसमें जा रही है वो सेकंड मीडियम कहलाता है μ2। इसको डेंसर बोलते हैं हम लोग, है ना, म्यू लिख देते हैं, बाद में μd और म्यू लिखेंगे। इसको रेयर मीडियम बोलते हैं। ये हवा है अगर तो 1 हो जाएगा, ये वाटर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया। अभी जनरल μ1 μ2 के टर्म में लिखेंगे। तो स्नेल्स लॉ लिखना है हमको एट रिफ्रैक्शन, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट एन, अप्लाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ही लगा के सब काम हो। μ1 sin i बेसिक फॉर्मूला इक्वल टू μ2 sin r, वही इकलौता फॉर्मूला ही और कुछ है ही नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल सेम होगा अल्टरनेट एंगल। इस वाले ट्रायंगल में हम लोग देखने वाले, इस पॉइंट का नाम एम बोल दिए। ये एंगल हो गया हमारा आई। तो नॉर्मल के करीब से देख रहे हैं हमको, तो फॉर नॉर्मल व्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई एंड आर आर स्मॉल, इसलिए साइन आई को हम लोग 10i बोलते हैं। साइन आई इज एज्यूम्ड एज 10i। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल में ओ एम एन, इन ट्रायंगल ओ एम एन में देखो मनिया में ओ एम एन, यहां से बोलो 10i क्या हुआ, 10i इक्वल टू ये परपेंडिकुलर दूरी को h बोल रहे हैं। अब बाय बेस, तो बेस ये u हो गया, तो 10i हो गया। उसी तरीके से x/u, MOU। और 10r देखो दूसरे ट्रायंगल में। अब देखो ये वाला r है, इस लाइन को पीछे बढ़ाया है, यहाँ पे जाके कटा है, और ये नॉर्मल है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या हो जाएगा, इस लाइन से यहाँ तक का एंगल r हो जाएगा। अब ये और ये पैरेलल लाइन है, तो ये भी r हो जाएगा। तो ट्रायंगल IMN में देखो ये r हो गया, नॉर्मल और डॉटेड लाइन के बीच का एंगल, ये वाला जो लाइन पीछे हम बढ़ाए थे यहाँ, ये डॉटेड लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल r है, तो ऐसा ही वहां ऊपर लिखे। अब ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा। इन ट्रायंगल IMN में देखे 10r इक्वल टू ये परपेंडिकुलर दूरी x, अब भाई ये पूरा दूरी b, तो 10i हो गया तुम्हारा x/u, और 10 साइन r को बोलते हैं 10r, तो 10r इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा x/b। अब ये क्वेश्चन 1 था, इसको पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1, इसमें पुट कर दिए तो μ1 इंटू x/u इक्वल टू μ2 इंटू x/b। तो फिर बन गया फॉर्मूला हमारा μ1/u इक्वल टू μ2/v। तो दोनों एक बार करके हम दिखा दिए कि चाहे ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम में हो चाहे डेंसर मीडियम हो, सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन है, तो यही फॉर्मूला है μ1/u इक्वल टू μ2/v। आज के बाद प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे। कहां से पैदा हुआ, स्नेल्स लॉ को ही सिंप्लीफाई करके ऐसा लिया है। अब इस सिचुएशन के लिए अगर मान लो रेयर मीडियम तुम्हारा एयर है और ये वाटर है, तब क्या बन जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे पुट के देखो, बोलो μ1 क्या है, यहाँ μ1 को 1 बोल रहे हैं, इस केस के लिए μ1 1 हो गया। u क्या है, ये ऑब्जेक्ट के दूरी को एक्चुअल हाइट बोलते हैं, h बोल देते हैं, h रियल बोल दिए, इसको रियल हाइट, इसको एपरेंट हाइट बोलते हैं, इसको एपरेंट हाइट बोल देते हैं, एपरेंट हाइट ऐसा बोल दिए। तो चलो u को तुम दे दिया रियल हाइट नाम, रियली में हेलीकॉप्टर कितने दूर पे था, और μ2 क्या है तुम्हारा, म्यू है, और ये क्या है एपरेंट हाइट, एपरेंट हाइट। तो एपरेंट हाइट बराबर म्यू इंटू रियल हाइट होगा।
तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया अपरेंट हाइट इक्वल टू म्यू इंटू रियल हाइट। तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, हाइट ज्यादा हो गया, शुरू में जितना था उससे ज्यादा हो गया हाइट, पहले निकला था डिवाइडेड बाय म्यू, इसमें क्या हो गया मल्टीप्लाइड बाय म्यू। एक्चुअल हाइट में म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो रियल हाइट आपका, रियल हाइट में म्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा अपरेंट हाइट मिल जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा हाइट इस बार। यही हो गया आंसर, नोट कर लो। तो ये कौन सा केस हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ है रेयर मीडियम, देख कहां से रहे हैं डेंसर मीडियम से, तब आपको जो हाइट है वो और ज्यादा दिखेगा। तो अपरेंट हाइट इज म्यू टाइम्स ऑफ रियल हाइट, नोट कर लिए, ओके लिखिए, इसको मिटाएंगे, इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो आज इतना रहने देते हैं, इतने तक का आप रिवीजन करके याद करके रखिए और क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए। आप जो भी बुक है आपके पास उसका क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए, एससी वर्मा से क्वेश्चन बन जाएगा आपका 20-25 क्वेश्चन। जो भी किताब है दिनेश, प्रदीप, सुरेश, महेश, गणेश, कोई भी किताब से आप बनाइए, स्टार्ट कर दिए बनाना। अगले क्लास में इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, दो चीज आपको बता दिया, और थोड़ा सा थ्योरी हमको देना है अभी, तब क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। तो मेन फॉर्मूला आप देखिए स्नेल्स लॉ, बार बार वही लगा के निकालते हैं, इसी को लगाए और ये फॉर्मूला बन गया। तो रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल प्लेन सरफेस आपने देखा,